चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग ने स्फेरिकल कैपेसिटेंस निकालना सीख लिया था। उसमें एक इनर कंसेंट्रिक, आपका क्या था भाई, कंसेंट्रिक दो स्फीयर हुआ करते थे, दोनों स्फेरिकल शेल होते थे। शेल का मतलब क्या हुआ? शेल का मतलब हुआ खोखले स्फीयर, है ना, इसका सरफेस है, सरफेस। ठीक है। और उनका कैपेसिटेंस अपन निकाल रहे थे। क्या किसी को पता है मेरा? देखो, तो हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना। चलो देखो, यहाँ पर हम लोग ने दो केसेस पढ़ लिए थे, फटाफट देखो। कौन कौन से केसेस थे? एक बार हम लोग ने आउटर सरफेस को, कि हमने भी बताया कि कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल है, तो एक छोटा स्फीयर होगा, एक बड़ा स्फीयर होगा। एक का रेडियस छोटा होगा, एक का रेडियस बड़ा होगा, राइट। बाहर वाले सरफेस को अर्थ करने से क्या होगा कि आउटर सरफेस पर कोई भी चार्ज नहीं हो सकता। ठीक। अब इस वाले केस में हम लोग ने क्या करा था, इन अंदर वाले स्फीयर पे हम लोग ने चार्ज ट्रांसफर करा था। इस चार्ज के कारण मैंने क्या सिखाया, जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज इंड्यूस करेगा। अब अर्थिंग के कारण क्या होगा कि जो भी चार्ज इंड्यूस होगा वो सिर्फ और सिर्फ इनर साइड में होगा, बड़े वाले स्फीयर के। ठीक। जिससे कि जो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होती है कैपेसिटर बनाने के लिए वो क्या होती है, दो सरफेस होनी चाहिए, दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए, जिसका मतलब ये कैपेसिटर वर्क करेगा। ठीक। ये आप लोग ने यहाँ पे देखा था, आप लोगों ने इसको वेरीफाई भी किया। ठीक है। फिर अगर हमने कहा कि इस दूसरे केस में कि इनर स्फीयर को हमने, अभी पिछली बार हमने बाहर वाले को करा था, इस बार हम कह रहे हैं कि हम अंदर वाले को अर्थ कर देंगे, तो फिर से वही वाली बात हो जाएगी। आज तक देखो क्या कह रहे हैं, हियर द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू अ स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ इनर एंड आउटर रेडियस कितना है, अंदर वाला रेडियस है R1, बाहर वाला रेडियस है R2, एक स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R2 इन पैरेलल, दिस इज बिकॉज़ चार्ज Q इज गिवन। देखो, बाकी सब मत लिखना, कोई बात नहीं, ये लिख लेना कि किसको चार्ज हमने दिया। हमने किसको दिया? आउटर स्फीयर को चार्ज क्यू दिया। तो जब भी चार्ज देते हैं तो याद है ना क्या सिखाया था कि वो चार्ज जितने भी पॉसिबल सरफेस सब पे बढ़ जाएगा। तो इसमें कितने सरफेस होंगे, एक अंदर वाला, एक बाहर वाले। से मेरा एक हाथ है, इस पे चार्ज देंगे तो ऊपर एक सरफेस, एक नीचे, राइट। अगर ये कर्व होगा तो एक आउटर होगा, एक इनर, जैसे कि यहाँ पर रख दिया। अगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो इसको मैंने चार्ज दे दिया। ठीक। आगे क्या करें, गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे दैट फॉर द आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर। अब हम यहाँ से डेरिवेशन करेंगे। यहाँ तो समझ में आया। तो डायग्राम बनाइए, उसका वी विल डिस्कस कि ये माइनस क्यू चार्ज क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सीधी सीधी बात है, अगर मान लेते हैं टोटल चार्ज कितना है हमारे पास, वी हैव दिस टोटल प्लस क्यू चार्ज, है ना। अब कितना है, क्यू चार्ज है। ठीक। अब उसमें से मैंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आउटर पे भी होगा और इनर पे भी होगा, है ना। मैंने मान लिया कि प्लस क्यू डैश विच इज लेस देन क्यू, उतना चार्ज अंदर वाले सरफेस को मिल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मान लो 10 कूलम है, तो मैंने कहा कि 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम कुछ भी अंदर चला गया, बाकी का बाहर। तो देखो ना, टोटल में से घटा दिया जितना अंदर गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो अच्छा, मैंने क्या सिखाया था, जितना अंदर होगा चार्ज उतना ही तो इंड्यूस करेगा, राइट। तो जितना चार्ज है, यहाँ क्यू डैश चार्ज है, तो कितना इंड्यूस करेगा, अपोजिट नेचर का माइनस क्यू डैश। क्यों सर, आपने अर्थिंग लगाई है, तो यहाँ जो प्लस का क्यू डैश आने वाला है, ये कहां चला जाएगा, अर्थिंग से धरती माता के पास चला जाएगा, तो वहां पर कुछ नहीं बचेगा। तो सर यहाँ पर ये प्लस क्यू डैश वाला सरफेस है, जो कि बड़े वाले स्फीयर का अंदर वाला सरफेस है, और ये छोटू वाला जो स्फीयर है इसके बाहर वाले सरफेस के साथ हम कह सकते हैं ये प्रॉपर्टी हमारी मैच कर रही है जो कैपेसिटर को चाहिए होती है, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है। इनके बीच की कुछ दूरी भी है, यहां तक ठीक है, यहां तक कह सकते हैं। तो डायग्राम बनाओ फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो जब आप इनर की तरफ देखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन द इनर साइड, चार्ज ऑन द inner side will be equal to R1 upon R2 into Q। फिर लिखिए चार्ज ऑन द आउटर साइड, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, बड़े वाले स्फीयर की बात कर रहे हैं। तो चार्ज ऑन द आउटर साइड, यहां लिख लो Q आउटसाइड, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना चार्ज उसको घटा देंगे, किससे, Q से घटा देंगे, Q माइनस R1 अपॉन R2 इंटू, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू Q R2 माइनस R1 अपॉन, ठीक है।
अब पीछे जो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करा था, क्या फॉर्मूला निकाला था हम लोग ने? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। क्या ऐसा सुटेबल, इसमें देखो दो डायग्राम बना सकते हैं, वी कैन ब्रेक दिस, इस डायग्राम को दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक हम लोग इस तरीके का डायग्राम बना सकते हैं जहां हम कहेंगे माइनस क्यू डैश और यहाँ लिख देंगे प्लस क्यू डैश, ये पूरा प्रॉपर कैपेसिटेंस बन गया, जैसा कि ये फॉर्मूला नीचे ड्राइव किया हुआ है उसी हिसाब से लिख देंगे। तो प्लस, लेकिन हम बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस क्या होता है, ऐसा एक सवाल पूछा मैंने इससे। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, जितना ज्यादा कैपेसिटी होगी वो सारी हम काउंट करते हैं कि नहीं करते? तो इसका मतलब है एक तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैपेसिटी को, प्लस एक और हिस्सा है जो आउटर सरफेस पे है, दैट इज Q माइनस क्यू डैश। तो ये भी तो इंक्लूड होगा कैपेसिटेंस में। यस, कैपेसिटेंस में सारे जितने भी चार्ज हम स्टोर कर रहे हैं वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा? C इज इक्वल टू, पहला तो बहुत सिंपल है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस प्लस। अब दूसरा वाला, पहला जो डेरिवेशन किया था किसी भी एक आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए, क्या आया था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, फॉर हम लोग एयर के लिए सॉल्व कर रहे हैं, मीडियम होता तो एप्सिलॉन R भी आता, तो वी विल यूज दैट, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कौन सा होगा रेडियस? R2, ये हो जाएगा टोटल कैपेसिटेंस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम सॉल्व कर लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 तो कॉमन हो जाएगा, है ना। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? वी कैन टेक कॉमन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? R1 अपॉन R2 माइनस प्लस 1। ठीक, एलसीएम लेना आता है, करेक्ट। C इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, यहाँ जाएगा देखो R1 प्लस R2 माइनस, और नीचे क्या आ जाएगा, है ना, अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर अपॉन, किसी को समझ नहीं आया होगा तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया? एक बार ये डायग्राम में समझा दूं, जो ये अर्थिंग है ये अंदर वाले के लिए है। अब देखो इसमें लिमिटेशन है, बनाने की जगह इतनी होती है इसलिए बाहर दिखाते हैं, लेकिन अगर किसी को समझना आए तो भैया ऐसे बना लेना, अंदर वाले स्फीयर को ऐसे अर्थ कर देना, ठीक है, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कौन सा अर्थ हुआ। अंदर वाला जो सरफेस है छोटे वाले स्फीयर का, जैसे ये छोटा स्फीयर है, इसका एक बाहर वाला सरफेस और एक अंदर वाला, तो अंदर वाले को हमने अर्थ किया हुआ, ठीक है। तो ये चीज है। अब भैया स्फीयर के अंदर तो धरती माता नहीं होगी, बाहर बाहर ले आना पड़ेगा ना, इसलिए बाहर ले करके अर्थ दिखाया जाए, ठीक है। ये छोटी सी बात है लेकिन वैसे बहुत लोग इसको भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। नोट हो गया? चलो क्वेश्चन करें, ये तो हो गया, हाँ ये हो गया। चलिए क्वेश्चन करो। A capacitor gets a charge of 550 microcoulomb, यानी कि 50 × 10⁻⁻6 coulomb when it's connected to a battery of EMF 5 volt। तो हमें भी पता है, कैलकुलेट मतलब ये कौन सा है, जब कनेक्शन के बाद जो वोल्टेज होता है क्या कहते हैं? सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, एक EMF होता है। चलिए छोड़िए, इतना नहीं जाएंगे। कैलकुलेट द कैपेसिटर ऑफ द, क्या निकालना है? सी। क्या बेकार सा क्वेश्चन है यार ये, जल्दी से बताओ कैसे करोगे? सब कर लेंगे, फॉर्मूला सबके पास है, कॉपी खोलो, फॉर्मूला निकालो, सॉल्व कर दो। ऐसे क्वेश्चन तो बैन हो जाने चाहिए, डिस्कस ही ना करो, क्योंकि बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं हमारे, कह रहे हैं अरे क्या सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो पीछे बैठा हुआ एक लड़का हमारा, क्या नाम है उसका? आंसर बताओ कितना? ठीक है, चलो -7 -6 होगा बस, यही होगा। हाँ? अरे भैया कैसे चलेगा ये?
इतना आसान है, तुम सीधे कह सकते हो सर 10 माइक्रोफैरेड लिख लीजिए। 10 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड ही तो यूनिट होती है कैपेसिटर की, और कुछ होती है? यूनिटें भूल जाओगे। और 10⁻⁻6 को हम माइक्रो में लिख सकते हैं, तो 10 माइक्रो। कभी कभी बहुत डिफिकल्ट पढ़ते पढ़ते हम ये भूल जाते हैं कि यूनिट भी याद रखती है। कैपेसिटेंस की यूनिट तो याद रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आसान है। द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर आर चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, ठीक है। चलो, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया गया, ऐसे इस पे पॉजिटिव चार्ज अगर है, इस पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, वेरी गुड। तो अब इनके बीच में जब हम वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है भैया यहाँ पर? ठीक है, चार्ज कर रहे हैं तब तक कर रहे हैं जब तक उनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाए, ना हो जाए 100 वोल्ट, वेरी गुड। एंड देन कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टर, ठीक है, पहले चार्जिंग कर ली और जब इनका वोल्टेज हमको पता है दैट इज 100 वोल्ट, तो हमने क्या किया, इनको एक रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया। अब ऑब्वियसली रेजिस्टर से कनेक्ट करेंगे तो उसमें करंट तो फ्लो करेगा ही, राइट। चलिए, the potential difference across the capacitor decrease exponentially, obviously आप यहाँ चार्ज है और ये क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। कैसे, पता है कि नहीं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग ने 10वीं क्लास में पढ़ी थी। दैट इज क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। किसी भी रेजिस्टर में एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करता है, अपने अंदर से करंट को फ्लो होने के टाइम क्या करता है, अपोजिशन ऑफर करता है, जिससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। और जो हीट प्रोड्यूस होती है, उसी हीट की वजह से आपका क्या कहते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, यानी कि पोटेंशियल कंज्यूम हो रहा है ना, जिसे कहते हैं पोटेंशियल लॉस। जब पोटेंशियल लॉस होगा तो इसका चार्ज डीके करने लगेगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं हीट एनर्जी में। घर में हीटर होगा कि नहीं होगा? तो क्या करते हो, उसमें कुछ सर्किट में कुछ होता है क्या? उसमें सिर्फ एक वायर लपेटा रहता है ऐसे एक कॉइल की तरह, और जैसे स्विच ऑन करते हैं तो वो क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। तो वो गर्म क्यों होता है, रेजिस्टेंस की वजह से, कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। आगे तो अब ये एक्सपोनेंशियल डीके हो रहा है, क्योंकि कांस्टेंट रेट पे डिक्रीज नहीं होता है, किसी भी रेट पर होगा, तो इसीलिए एक्सपोनेंशियल डीके लिखा हुआ है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम आफ्टर 1 सेकंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज, तो कितना घट गया, 20 वोल्ट घट गया। What is the fraction of the stored energy which has been dissipated? तो कह रहे हैं अब बताओ टोटल स्टोर्ड एनर्जी में से कितना एनर्जी घट गया, ये बताओ। डिसिपेटेड का मतलब खर्च हो जाना, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब ये रजिस्टर नहीं लगा था उस टाइम पर यू इनिशियल निकालना पड़ेगा कि पहले कितनी एनर्जी थी, फिर बाद में जब t इक्वल टू 1 सेकंड के बाद तो क्या आपकी एनर्जी है, यू फाइनल निकालना पड़ेगा। और फिर जब चेंज निकालना होगा तो यू फाइनल माइनस, समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर लॉस की बात करेंगे तो लॉस का हम आपको पढ़ाएंगे कैसे करना है, ठीक है। पहले आप इतना बताओ बस। तो लॉस अगर निकालना है, इसको फ्रैक्शनल लॉस कहते हैं। तो रिलेटिव एरर के अंदर पढ़ोगे तो फ्रैक्शनल लॉस क्या होता है, चेंज एनर्जी अपॉन इनिशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला होता है फॉर द फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी। अगर कोई और क्वांटिटी होती तो उसके साथ भी यही करते। तो फ्रैक्शनल लॉस कोई पूछेगा तो कुछ नहीं करोगे, जिस भी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं उस क्वांटिटी में जो चेंज आया अपॉन जो स्टार्टिंग में इनिशियली उसकी वैल्यू थी, उसको डिवाइड कर देंगे। सारे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मैंने क्या ट्रिक सिखाई? यहाँ यू की जगह कुछ और भी हो सकता है, यानी मैंने तुमसे कह दिया कि कितना लॉस आया फोर्स के अंदर, कितना फोर्स के अंदर चेंज आया, एनर्जी के फॉर्म में हमेशा कहा जाता है। जैसे मैं कह दूं कि ये बताओ कि वर्क किया तो कितनी एनर्जी आपकी लूज हो गई, वर्क और एनर्जी में चले गए। तो फ्रैक्शनल लॉस हमेशा चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू की बात होती है। चेंज जिसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो यू लिख दिया। अगर वहां कुछ और होता तो वहां पर, जैसे हम कह सकते हैं कितना स्पीड लूज कर गया, कोई भागते हुए आ रहा था, किसी ने आकर के धक्का दे दिया जिससे उसकी स्पीड कम हो गई, तो फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड कितना आया, तो आप क्या करोगे, चेंज अपॉन इनिशियल उसकी स्पीड रहेगी। समझ में आ रहा है? चलो, ये तो मैंने आगे की चीज बता दी, अभी करो। देखो कोई बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर से एक बार इसको रीड करते हैं, नहीं आया तो पूछना चाहिए।
कह रहे हैं एक चीज बताओ, प्लेट ऑफ कैपेसिटर का मतलब समझते हो, एक प्लेट होगी है ना, उसको चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज का मतलब क्या हुआ भैया, चार्ज मतलब आपका चार्ज ट्रांसफर कर रहे होंगे, बैटरी लगा के ही चार्ज करते हैं ना, फोन चार्ज करते हो ना तो क्या करते हो, प्लग लगाते हो, उससे करंट फ्लो करता है, यानी चार्ज है तो फ्लो कर रहा है ना, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे आप जब फोन चार्जिंग लगाते हो तो परसेंटेज इंक्रीज करता है कि नहीं करता है, वो कभी अगर वोल्ट मीटर लगा दोगे तो दिखेगा वोल्टेज भी इंक्रीज करता है, ठीक है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है, ये बात याद कर लो, चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। तो हम तब तक चार्ज करेंगे जब तक इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना ना हो जाए, 100। समझ में आ रहा है, मतलब इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में जो वोल्टेज का अंतर होगा कितने का होगा, 100 वोल्ट। आगे एंड द कनेक्टेड अक्रॉस रेजिस्टर, आप कह रहे हैं कि इसको एक रेजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट कर दे, जब चार्ज कर लिए, जब आप फोन चार्ज कर लेते हो तो इस्तेमाल करते हो तो परसेंटेज घटता है कि नहीं घटता है बैटरी का, क्यों घटता है, नहीं घटना चाहिए ना, घटता है क्योंकि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक फॉर्म में एनर्जी है दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टोर्ड एनर्जी को आप वापस से यूज कर रहे हैं किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या कह रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, ये तुम्हारे कंसेप्ट को चेक करता है कि तुम्हारे बेसिक्स कितने अच्छे हैं। एक सिंपल बात है, कहते हैं लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, लीनियरली मतलब पता है क्या होता है, y बराबर x स्ट्रेट लाइन, जैसे अगर y आपका मान लो ऐसे लिखते हैं, देखो अब ये सारी चीजें सुनने में ना अब यहीं से कठिनाई होती है, बच्चे फिजिक्स से इसीलिए भागते हैं क्योंकि उनको फिर लगने लगता है कि बहुत कठिन हो गया, जबकि ये है बहुत बेसिक बात, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चा, ये U है, U माने एनर्जी, मान लो तुम्हारे पास 100 जूल की एनर्जी है, ठीक, और हर सेकंड में 1 जूल की एनर्जी घट रही है, हर एक सेकंड में 1 जूल की एनर्जी घट रही है। जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो t बराबर 0 पे कितना होगा, 100 जूल, है ना, और फिर t बराबर 1 सेकंड पर क्या हो जाएगा, 99 जूल, ये पॉइंट यहां आ जाएगा, फिर 2 पर 98, और इस तरीके करते 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 नीचे तक आएंगे कि नहीं आएंगे, जब 100 सेकंड होगा तो 0 हो जाएगा, जब इन सबको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, जो कहते हैं लीनियर डिके, क्या कहते हैं। अब एक्सपोनेंशियल डिके का मतलब हुआ, जब मैंने ग्राफ बेसिक मैथ में पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग और एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, ऐसे ग्राफ बनाया था। तो डीके अब अंग्रेजी का शब्द है, डीके और डिक्रीजिंग एक ही बात कर रहे हैं कि जो आपका पोटेंशियल इनके बीच में घट रहा है, अभी सिखाया कि चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो चार्ज घटेगा तो पोटेंशियल घटेगा, दोनों बात तो सही हो गई ना। तो अगर मैंने कहा चार्ज ऑब्वियसली जब रजिस्टर लगा हुआ है करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा तो करंट क्या फ्लो कराता है, चार्ज ही तो फ्लो कराता है, और जब चार्ज फ्लो करेगा और चार्ज कंज्यूम हो जाएगा तो इसका मतलब चार्ज की संख्या घटेगी, जब चार्ज की संख्या घटेगी तो पोटेंशियल भी घट जाएगा। कॉमन सेंस वाली बातें कर रहे हैं, कोई टेक्निकल बात नहीं करी, अच्छा तो यहां तक ठीक है। कह रहे हैं 1 सेकंड बाद जब हमने इसको देखा तो पोटेंशियल डिफरेंस घट करके कितना हो गया, मतलब 20 वोल्ट तो गए, तो 20 वोल्ट कहां गया, कंज्यूम हो गया, कैसे हुआ, हीट के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया। जिसको नहीं आता रेजिस्टेंस के अंदर प्रॉपर्टी होती है तो इंतजार करो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे फिर सीखते, ठीक है। अभी सुन लो कि रेजिस्टेंस के क्रॉस जब भी करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट आती है, जिससे कि ऊर्जा, बताओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बन जाती है कौन सी, हीट एनर्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इसका मतलब वो कंज्यूम करती है। अब कह रहे हैं कितना फ्रैक्शन ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी डिक्रीज हो गया, यानी कि डिसिपेट हो गया। तो सवाल में पूछा गया फ्रैक्शन लॉस, लॉस पूछता तो चेंज निकालते, फ्रैक्शन लॉस पूछेगा तो चेंज बटे इनिशियल एनर्जी करेंगे। समझ में आ रहा है, दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन में, गलत लगा के आने वालों की संख्या ज्यादा होगी। फ्रैक्शन मतलब टुकड़ा कह दिया उसका, तो किससे कंपेयर करोगे, इनिशियल से कंपेयर, ठीक। चेंज मतलब कितना बदलाव हो गया, सेंटेंस पढ़ो ढंग से, क्योंकि जब पेपर डिफिकल्ट नहीं होता तो उसके पास है क्या, सिर्फ और सिर्फ इसमें ही आपके साथ खेलेंगे, ठीक है। तो अब इनिशियल है, तो इनिशियल मैंने मान लिया कि इनके पास कैपेसिटेंस कितना रहा होगा, C, कैपेसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, पढ़ाया था ना, लिखा था मैंने ऐसा। तो C और वोल्टेज इनिशियली, इनिशियल वोल्टेज को हम V नॉट या फिर हमारा मन है VI से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। इक्वेशन नंबर 1। बाद में हमने बोला कि वोल्टेज घट करके कोई वोल्टेज V हो गया होगा, है ना, लो भाई फाइनल वोल्टेज।
इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है 100, इसकी 80, इसकी दी हुई है। चेंज निकालना होगा तो मैंने तरीका लिख के दिखाई दिया। तो क्या लिख देंगे, हाफ सी वी आई स्क्वायर माइनस हाफ सी वी। ठीक है बेटा, परफेक्ट है। फिर अपन को बस यहाँ पुट करना है और नीचे भी इनिशियल पुट कर देंगे, राइट। ये इसको हटाओ, इसको यू आई लिख दो, ये इनिशियल लिख दो। देखो आंसर आने वाला है तुम्हारा। सी कॉमन लेकर के काट सकते हैं हम लोग को 1/2 तो पता ही है नंबर है, और हमको फाइनल वैल्यू इनिशियल दोनों वोल्टेज की पता है। आंसर नहीं आ गया हमारा, आ गया ना। तो देखो मैं इसको इरेज कर दूं, जगह हो जाएगी थोड़ी, है ना। तो फ्रैक्शन लॉस पूछा गया था क्वेश्चन में, दैट इज वेरी इजी। देखिए तो यहां से हो जाएगा 1/2 सी को कॉमन ले लिया तो वी आई स्क्वायर माइनस वी फाइनल स्क्वायर अपॉन 1/2 सी, फिर हो जाएगा वी आई। ये देखो यहां से आंसर निकाल लो, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, देखो 100 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। मैं कहूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। 100 प्लस 80 और मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 100 माइनस 80, दैट इज नहीं लिख सकता मैं जल्दी, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगा रिकॉर्डिंग में। देखिए बेटा, आंसर निकाल, जिसको आ गया वो आंसर निकाले, कोई बात नहीं। इसको नहीं है वो करो मेरे साथ। देखो भाई, तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चा, यहां से आ जाएगा फ्रैक्शनल लॉस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस 100 इंटू 180 मल्टीप्लाइड बाई 20। अब यहां से 2 जीरो हैं, इनको मैं काट दूंगा। ठीक है, कितना हो जाएगा भैया, ठीक है। अब कर लो जो करनी, ठीक है। फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं इसको अपन, 25 14 100 और 4 9 36। तो या फिर हम इसको लिख दें, लिखते हैं जो रिक्वायर्ड होगा वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट करें। चलो देखो, टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल ड्रॉप ईच ऑफ एट अ पोटेंशियल v। अच्छा, यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब कि उस पर जो चार्ज होगा हर पॉइंट पर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। एट अ पोटेंशियल v, क्या लिखा है कोएलीज, एक वर्ड है। अब ये पता है इसमें कुछ है नहीं, कोएलीज का मतलब क्या होगा, कुछ तो तुक्का मार दो, क्या दिक्कत है, गलत बोल दो, है। अगर वो समझ नहीं आ रहा तो यही पढ़ लो, जुड़ने वाले हैं। बार बार ये फैंसी वर्ड इसलिए पढ़ाते हैं ताकि तुम लोग को एग्जाम में दिक्कत ना, ठीक है। ऐसे डरावने शब्द होते हैं, उनका अर्थ बड़ा सरल होता है। कोएलीज मतलब क्या हो रहा है भैया, ये दोनों कोलैब करने वाले हैं, दोनों कोलैब करके जुड़ जाएंगे, है ना। कोलैब्स कर देंगे, फट जाएंगे ना। हाँ, कोलैब करना आज तक चलता है सोशल मीडिया पे, कोलैब करो, है ना। आजकल पोस्ट डालेंगे उसमें भी कोलैबोरेशन आ जाता है, सब जगह कोलैबोरेशन हो रहा है, एक नई कंपनी बन जाती है। If the capacity of each smaller drop is C, then find the capacity and the potential of a larger drop। तो कह रहे हैं छोटे छोटे से दो आपकी ड्रॉप ले लो, ठीक है, और इनको हमने जोड़ करके एक बना दिया बड़ा सा, है ना।
इसकी कैपेसिटी सी थी, इसकी भी कैपेसिटी सी थी, इसका पोटेंशियल वी था, इसका पोटेंशियल वी था। कह रहे हैं कि नया कैपेसिटेंस कितना होगा और नया पोटेंशियल कितना होगा, ये बताओ। समझ में आया सवाल क्या कह रहे हैं, करके बताओ जरा हमको। इसको कुछ नहीं आता, वो सरल भाषा में ऐसे सोचेगा, मेरे पास 2 रोटी थी, तुम्हारे पास भी 2 रोटी थी, हम दोनों साथ में आ गए, तो हम लोग के पास कितनी रोटी हो गई? तो रोटी क्या है? चार्ज। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो नया वाला बड़ा वाला जो आपका स्फीयर होगा यानी कि ड्रॉप होगा, उसके पास जो चार्ज होगा वो जो इंडिविजुअल छोटे छोटे ड्रॉप थे उन पे जो भी जो चार्ज रहा होगा उसका ट्वाइस हो जाएगा। और क्या बोला गया? आइडेंटिकली हैं दोनों एक दूसरे के, ठीक है, दोनों पे सेम चार्ज मान लो। तो अगर इसका रेडियाई आर है, इसका भी रेडियाई आर है, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन आर। करो, दिमाग लगाओ। और चार्ज निकालना है तो चार्ज का फॉर्मूला होता है सीवी इक्वल टू क्या होता है? सीवी। तो हमने सब कुछ निकाल दिया आपको। और नया वाला जो कैपेसिटेंस होगा सी डैश इक्वल टू 4 पाई, इसका रेडियस कितना मान लिया? आर। चार्ज कितना होगा इसके ऊपर? चार्ज हो जाएगा ट्वाइस ऑफ क्यू, ट्वाइस ऑफ सीवी। ठीक है, अब जिसने दिमाग इतना लगा लिया कि हाउ टू कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियाई ऑफ स्मॉलर स्फीयर टू द बिगर स्फीयर, वो सारा खेल कर जाएगा। कौन नहीं कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा जो कोविड के बाद एनसीईआरटी। मेंसुरेशन में बड़ा मस्त एक एक्सरसाइज हुआ करता था, उसमें क्या करते थे? कंपोजिट बॉडी बनाते थे। कंपोजिट बॉडी कैसे बनती है? 2 अलग अलग यूनिफॉर्म बॉडी को उठा करके जोड़ दो, और उस पूरे एक्सरसाइज में यही फोकस होता था कि आपको सिखाया जाए कैसे एक नई जो कंपोजिट बॉडी बनती है उसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टीएसए सब निकालना हम लोग सीख जाए। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है। एक चीज मुझे बताओ, इसका वॉल्यूम कुछ हो सकता है, इसका वॉल्यूम कुछ हो सकता है, जो भी, जैसे वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? 1 गिलास पानी पीते हो, अच्छा ये बताओ 250 ml समझते हो? 1 लीटर समझते हो ना? जैसे वो बोतल 1 लीटर का पीछे रखा हुआ है, उसमें जो क्वांटिटी है वो फिक्स है कि नहीं है? 1 लीटर का अगर बोतल का पानी मिला देंगे तो जो नया बनेगा कितने क्वांटिटी का बनेगा? 2 लीटर ना। तो इसका मतलब है अगर मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे एक नया कंटेनर बनाना है जिसका वॉल्यूम मुझे चाहिए 2 लीटर, तो मैं क्या करूंगा? 1-1 लीटर में पानी भर करके उसको भरूंगा। अगर वो पूरा लेवल तक आ गया इसका मतलब 2 लीटर कंटेनर बन गया। कम भी होगा तब भी नहीं बनेगा, और ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ समझ में आया? तो इसका मतलब व्हाटएवर द वॉल्यूम विल बी, इट विल बी ट्वाइस ऑफ द इंडिविजुअल। यही तो होगा ना, इन दोनों को मिला करके बनाया है ना। तो आई कैन से वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप विल बी 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल स्मॉल ड्रॉप। छोटे जो ड्रॉप थे उनकी मदद से ये जगह 4/3 पाई स्मॉल आर, ये तो आएगा ना बेटा। तो नाउ वी कैन इजीली फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। जो काट सकते हो काट दो, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ? R इज इक्वल टू, जब भी देखो ध्यान से, इसको नहीं आ रहा है ये लड़कियों, देखो इसकी पावर कितनी है? 3, ठीक। इसकी पावर 3 हटा करके हमको क्या चाहिए? 1। तो जब तुम जितना हटाना उतना ही पावर यहाँ पर 1 को डिवाइड करके लगा देना। तो यहाँ 2 लिखा हुआ था, 2 की पावर कितनी थी? 1। तो यहाँ से 3 हटाया तो कितना डिवाइड करेंगे? इसका मतलब जानते हो ना, क्यूब रूट होता है। फिर r की पावर कितनी थी बेटे? 3, डिवाइड कितना करोगे? समझ में आया? तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, याद रखना एग्जाम में ऐसे ही दिया रहता है, तो वहां पे अगर बेसिक्स नहीं आते, जो जो सिखा रहे हो ऐसे से कर लोगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या आ गया? वैसे तो मुझे पता है लिखना पढ़ना क्या है इसको, क्यूब रूट 2 इंटू आर, लेकिन जिसको नहीं आता वो ऐसे कर लेना। ठीक, तो नाउ वी हैव ए रिलेशनशिप बिटवीन बड़ा वाला रेडियस छोटा वाला रेडियस के बीच क्या संबंध होगा? तो हम कहेंगे बड़ा वाला रेडियस सर क्यूब रूट ऑफ 2 टाइम्स स्मॉलर रेडियस होगा, है ना।
बहुत बढ़िया। तो सब जब आता ही है हम लोग को, तो हम सी डैश भी तो निकाल सकते हैं, सी डैश निकाल सकते हैं ना, कैसे? तो नया कैपेसिटेंस हो जाएगा सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह क्या पुट कर देंगे, इनटू 2 की पावर 1/3 स्मॉलर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉलर क्या होता है, सी। तो सी डैश समझ में आया मुझे कि 2 की पावर 1/3 टाइम्स ऑफ द ओल्डर कैपेसिटेंस। समझ में आया? तो नया कैपेसिटेंस क्यूब रूट 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा पुराना कैपेसिटेंस। ये इसका आंसर है। ये कैपेसिटेंस निकाल दे, और क्या निकालना, पोटेंशियल। और V निकालो, तो V का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नहीं बेटा वहां नहीं जाएंगे ना हम लोग, इतना सब पढ़ के क्यों आ रहे हैं अगर हमें V जाना होगा। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q निकाल लिया हमने, ठीक है, और V हमें V निकालना है ना, Q अपॉन C कर दो इसको, Q अपॉन C। तो C तो अपन निकाल चुके हैं ना, दिया जाएगा C डैश, और हमने ये भी निकाल लिया, दैट इज ट्वाइस ऑफ CV, है ना। हमें क्या निकालना है, V डैश निकालना है। और नीचे क्या जाएगा, C डैश कितना आया था, 2 टू द पावर 1/3 C, है ना। अब एक चीज याद रखने वाली है कि अगर 2 की पावर 1/3 है, तो इस वाले भाई को ऊपर ले जाएंगे तो पावर निगेटिव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, पावर निगेटिव हो जाएगी। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -1/3। और एक फॉर्मूला है x की पावर m हो और उसी x की पावर कुछ और हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो इस मामले इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 1 प्लस करेंगे -1/3, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/2, है ना। ठीक है, तो यहां से आंसर कितना आने वाला है, कितना आसान हो गया ये। तो 2 इंटू 2 की पावर -1/3 टाइम्स ऑफ द V, दैट इज 2 टू द पावर 2/3। ये हो गया हमारा V डैश और V के बीच में रिलेशन, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमने पोटेंशियल निकालना सीख लिया, हमने कैपेसिटेंस निकालना सीख लिया। अनायता आंसर चेक करो, सही नहीं है, ठीक है। ठीक है, यहां तक हो गया। ये इसको नहीं आ रहा है, अच्छा इसको अगर हमें अदर वे में बोलना हो, क्यूब रूट के फॉर्म में बोलना हो, तो क्या बोल सकते हैं, क्यूब रूट के फॉर्म में बोलना हो, सिर्फ क्यूब रूट में, ये 2 की पावर 2/3 नहीं चाहता। आई वांट सम नंबर जिसका क्यूब रूट हो टाइम्स ऑफ V। क्या रे, इतना कठिन है, क्यूब रूट ऑफ 4। अरे अरे कुछ नहीं होता, 2 इंटू 1/3, 2 अंदर आ जाएगा, तो 2 टू 4 होता है, और 4 की होल पावर 1/3, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 4। तो वी विल से कि सर नया पोटेंशियल क्यूब रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ द ओल्डर पोटेंशियल होगा। ऐसे भी सेंटेंस में लिखा जाता है, टाइम्स के फॉर्म में लिख दिया, नंबर के फॉर्म में लिखा तो आंसर नहीं दोगे क्या। हर तरीके से सोचने की एबिलिटी डेवलप करिए, ठीक है। आगे बढ़े, आ गया सबको, आ गया, प्रैक्टिस करना है आपको इसको। क्या लिखोगे, स्ट्रेटोस्फीयर एक्ट एज अ कंडक्टिंग लेयर। अब तो भैया हम लोग को एनवायरमेंटल फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। ये क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर लेयर्स के फॉर्म में बटा हुआ है। ये कब पढ़ते हैं हम लोग, ईवीएस में पढ़ते थे जूनियर क्लास में, है ना। हम सब तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। क्या मुन्ना, ईवीएस क्या होता है हमारा जो वायुमंडल है कितने भागों में बटा है, कितने बताओ, 5 भागों में। कौन कौन से हैं वो, बताना हो तो इधर बताओ। उसको क्या बता रहे, उसको कुछ इतना इंटेलिजेंट होते तुम लोग दोनों एक साथ चलो पेपर देने हैं। मंडली बना रखे हैं क्लास के अंदर भी, तुम लोग एक मंडली खोलना, वो वाली होती है ना भजन वाली वो इसमें चलेगा हम लोग का। चलो भैया कोई नहीं, हम बताते हैं। एज अ कंडक्टिंग लेयर फॉर द अर्थ इफ स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड्स बियॉन्ड 50 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। क्या कह रहे हैं, 50 किलोमीटर ज्यादा वो क्या हो जाए, एक्सटेंड हो जाए, बढ़ जाए। देन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, जिसको कुछ नहीं आता छोड़ दो। ये समझ लो एक परत है जो कि चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी रखती है। हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ईवीएस नहीं पढ़ने बैठे।
सवाल पढ़ो, उससे अपने काम की इन्फॉर्मेशन निकालो, सवाल लगाओ, काम खत्म। क्या कह रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, अगर ये ना लिखा होता तो हमें पता नहीं चलता कि वो कैपेसिटी रखता है चार्ज को स्टोर करने की। उसने बोला कंडक्टिंग, मतलब उसको चार्ज होगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि एक्सटेंड कर दो 50 किलोमीटर से ज्यादा, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस से 50 किलोमीटर जाएंगे, उसके बियॉन्ड उसको एक्सटेंड कर दो, राइट। फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर फॉर्म्ड बिटवीन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड द अर्थ सरफेस। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम समझा देते हैं। ये हमारी धरती माता है ना, यहाँ पर हमारे जो है जंगल नाम साहब खड़े हैं, यहीं से देख रहे हैं दुनिया को, है ना, पैंट पहना दे, है ना। अब ये जो है यहाँ से ही देख रहे हैं, ये सरफेस है। अब जो वायुमंडल है वो इस प्रकार से ही तो बटा रहेगा, बड़ा बड़ा आपका स्फीयर बनेगा कि नहीं बनेगा। ये केंद्र है, यहाँ से ये रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा बेटा, और ये मान लेते हैं ये सरफेस से 50 किलोमीटर, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ प्लस 50 किलोमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे यहाँ से 50 जाओगे तब तो स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचोगे, तो हम 50 किलोमीटर गए तो 17 से 50 गए, तो हम पहले से कितना आए हुए हैं, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं आर, ठीक है, आर डैश हमारा ज्यादा है। अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर, यहाँ लिखो, ठीक है, कितना है 6400 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो अगर हम मीटर बताना होगा तो बेटा यहाँ 3 जीरो और बढ़ जाए, ठीक है। आगे चलिए, देखिए बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर कह रहे हैं ये देखिए, एक यहाँ पर चार्ज होगा, है ना, मान लिया मैंने पास, यहाँ क्या होगा, ऑब्वियसली सिखाया है जब आपके बीच में कोई सेपरेशन होता है, जितना चार्ज इधर होगा उतना ही इंड्यूस करेगा, तो यहाँ पर भी इनके बीच में कैपेसिटेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। आप कहोगे अंदर वाले में सर चार्ज करें, भैया अर्थ है ये, अर्थिंग ही तो करते रहते हो, तो अर्थिंग करते हो तो उसके अंदर सारा चार्ज तो भैया जो भी पोलैरिटी आएगी वो स्टोर कर लेगा। चलिए अब ये क्वेश्चन करके दिखाइए। तो मतलब वो जो आपका क्वेश्चन था जो हम लोग पढ़ते आए हैं उसी का ये बड़ा भाई है, जो हम लोग पढ़ते आए ना, छोटा छोटा सा स्फेरिकल शेल लेते थे, तो उसी का ये बड़ा पोर्शन है। क्या आपके अंदर कितनी विजन है, आप कितना इमेजिन कर सकते हो, जरा करके मुझे बताओ। अच्छा मुझे ये बताओ, छोड़ो हम ज्यादा तुम लोग से प्रेशर नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें उम्मीद ही नहीं है, तो हम इतनी बात करते हैं कि हमारे पास स्फेरिकल शेल होती थी तो हम जो भी पढ़ाएं वो उतनी की बात करते हैं। इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कॉपी में देख के बता सकते हो ना, कि सर यहाँ पर कुछ चार्ज भी सिखाई दिया कि चार्ज यहाँ होगा और यहाँ होगा, क्योंकि ये अर्थ है तो अर्थ के अंदर तो कोई चार्ज शो नहीं करेगा, ठीक। तो इसका मतलब हमें पता है कि यहाँ अगर प्लस क्यू हो, यहाँ पर माइनस क्यू, तो इनके पीछे कैपेसिटेंस कितना होता है, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस, ठीक भैया, ठीक, यही तो लग रहा है। देखो ना, इनर स्फेरिकल शेल, आउटर स्फेरिकल शेल, इसका Re प्लस 50, ये Re, तो ये R1 और ये R2 माइनस R1 करेंगे तो 50 ही तो बचे, गलत कह रहे हैं। अरे देखो ना, यहां से सेंटर से यहां तक की दूरी रेडियस ऑफ अर्थ प्लस 50, और यहां से यहां तक की दूरी रेडियस ऑफ अर्थ, तो इनके बीच की दूरी कितनी, 50 किलोमीटर ही तो है। तो R2 यहां तक की दूरी है और R1 यहां तक की दूरी है, तो R2 माइनस R1 कितना है, 50, यही तो है ना। और यहाँ पर इतना आसान है ये क्वेश्चन, यहाँ R1 कितना लिखेंगे, 6400 गुणे 6450 बटे 50, है ना, और यहाँ पर बाहर आ जाएगा 4 पाई, लो भैया मीटर में कन्वर्ट कर लेना जब करना, तो वो किलोमीटर में है 50 किलोमीटर, और ऊपर क्या है किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ किलोमीटर स्क्वायर आपको कन्वर्जन करना है, यहाँ किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹, लेकिन यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो उसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में नीचे चली जाएगी। जिसको नहीं पता है उसके लिए कर देते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा 9 × 10⁹। तो किसी ने कहा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकालो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 1 अपॉन 9 × 10⁹। देखो अब कैलकुलेशन सिखा देते हैं, ये तो मैंने लिख दिया, आंसर जिसको निकालना होगा वो निकाल चुका होगा, जिसको नहीं आता है अब देखो मैं करके दिखाऊंगा।
चलो ठीक, आराम आराम से। उतना समझ में आ गया? फॉर्मूला लिख सकता हूँ क्या मैं ये वाला? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या मैं ये लिख दूं? इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, मैं किलोमीटर में लिख करके बाद में कर दूंगा, कैलकुलेशन इजी करना सिखाऊंगा, कठिन वाला तो बहुत कठिन होता है। तो देखो यहाँ ये लिखा हुआ था 6400 किलोमीटर, जिसको नहीं आता है 6400 गुणे 10 की पावर 3, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक, अब मैंने कहा यहाँ 3 है, ये 2 जीरो उठा दो, कितना आ गया? 64 गुणे 10 की पावर 5, एक दशमलव लगा दो तो हो जाएगा 10 की पावर 6। कोई दिक्कत ना? अगर हमने लिखा 6450 किलोमीटर तो मैं लिख सकता हूँ 6.45 10 पावर 6। जिसको नहीं आता है बताओ मुझे। जितने जीरो निकालोगे उतने डेसिमल प्लेस पे डेसिमल लग जाता है। ये तो दिखाया ना कि देखो यहाँ से 1 2 3 जीरो निकाले, क्योंकि किलोमीटर में आ जाएगा 10 की पावर 3 मीटर। अब 3 जीरो एक्स्ट्रा निकालोगे तो 3 डेसिमल प्लेस में लगाओ तो 6.45 आया कि नहीं आया? ठीक है, अब जरा इसको ये हो गया R2, ये हो गया बेटे R1, R2 माइनस R1 कर लो, जिसको डेसिमल करने का पसंद है उसके लिए कर रहा हूं। 6.45 माइनस 6.4 और ब्रैकेट के बाहर कॉमन क्या लिया? 10 की पावर 0.05, ये तो आएगा ना। अगर 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, दो डेसिमल प्लेस खाएगा और एक जीरो देगा, तो आएगा तो 50 किलोमीटर ही। हाँ, या फिर लिख दूं 50 गुणे 10 की पावर 3 मीटर। बात तो वही हो गई, घूम करके वहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे? हाँ चल, कोई दिक्कत? चलो ठीक, तो यहां पर अगर हम लोग चाहें तो 4/(x0) लिख सकते हैं 1/9 इंटू 10 पावर 9। पीछे कर चुका हूं, इसको नहीं आता ये देख लो ध्यान से, हमने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटे। ठीक, तो ये हो जाएगा 6.4 10 पावर प्लस 6.45 10 पावर 6, दोनों नीचे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा? चाहे मैं 0 पॉइंट में लिख के दिखाऊं, या मैं लिख दूं 50 इंटू 10 पावर 3, कोई दिक्कत? ठीक है, एक जीरो हटाऊंगा, इसको मैं 5 कर, कोई दिक्कत? ठीक, अब 10 की पावर 9 है, 5 3 8 है, देख रहे हो ना, 5 और 3 8 होता है, तो 10 की पावर 9, एक 10 छोड़ के बाकी सब कट गया कि नहीं कट गया? हाँ, तो क्या आ जाएगा? 6.4 इंटू 6.45 अपॉन 9 इंटू 10 इंटू 5। डिवाइड करना जिसको आता है कर लो। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हो जाएगा। अरे 5 वाला तो हो ही रहा है, अरे 6.45 वाला तो ऐसे ही हो जाएगा, और डेसिमल लगा हुआ है 40 बना लो इसको, तब भी हो जाएगा। क्या डेसिमल हटा दूं? डेसिमल हटा दूं? डेसिमल हटा दें? डेसिमल हटाना कैसे क्या हटा? डेसिमल हटाओगे नीचे जीरो बढ़ता जाएगा, उन सबको 10 की पावर माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं अपन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 64 इंटू 645 इंटू, ये 10 ऊपर जाएगा -1, और यहाँ से 2 लिया और यहाँ से 3, 10 -4, नीचे आ जाएगा 9 बचे 45। कर सकते कि नहीं कर सकते? अब कर लो, अब तो डिवाइड नहीं कर पाओगे तो बेकार है भाई। ठीक है, कर लेंगे। जब आप घर पे जाकर के इसको अच्छे से करेंगे, यू विल गेट 0.092। ठीक है, तो करिएगा घर पे जाके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें? करें भाई, नेक्स्ट करें। Calculate the energy of a sphere of radius 2 cm if it is charged to 300 volt.
आर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर मीटर, है ना, मीटर में कर दिया। वी कितना है 300 वोल्ट्स। आंसर निकालो। और हाफ CV स्क्वायर, इतना आसान है ये क्वेश्चन, बहुत जल्दी हो जाएगा। 1/2 इंटू सी क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर कितना है 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, ठीक है। एंड वी कितना है बेटा 300 इंटू 300। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर प्लस 4। मैंने सारे जीरो लगा दिए, 100 यहाँ से मिला 100 यहाँ से फोन कर दिया। ये 9 को मैंने इससे निपटा दिया, इस 2 को मैंने इससे निपटा दिया। कितना आसान क्वेश्चन था। 10 की पावर 9 था, ये -2 था, बचेगा क्या वहां पर प्लस का 2, ऊपर लेके चले जाओ। 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -9 हो जाएगा 10 की पावर माइनस। अब इतना तो आता ही होगा आपको, है ना, ना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, नोट कर लीजिए। कुछ किया हमने, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन जिसको नहीं आती है उसके लिए फिजिक्स बहुत ही डरावनी सपने की तरह होता है। आगे बढ़ जाए। स्टेप्स देख लेना घर पे जाकर के कैसे मैंने कैलकुलेशन करी। नोटिस करना, अगर सीखने की कला जाननी है तो मैं कभी मल्टीप्लाई नहीं, स्क्वायर कभी जिंदगी में किया ही नहीं मैंने, ना कभी करना। डेसिमल कभी भी सॉल्व ही नहीं करना है, डेसिमल हटाने के लिए होता है, सॉल्व करने के लिए नहीं होता। डेसिमल हटा करके हर क्वेश्चन आसान हो जाता है। डेसिमल लगा करोगे गलती करोगे, डेसिमल हटा करोगे गलती कभी नहीं करोगे। सबसे पहले डेसिमल पिछले वाले क्वेश्चन में हटाया, घर पे जाओगे डिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखना, हमने देखो ये मल्टीप्लाई नहीं किया, कहा ना, ना मल्टीप्लाई करूंगा ना स्क्वायर करूंगा, अलग अलग लिखूंगा, हर चीज दिखती रहेगी कहाँ काट रहा हूँ, ठीक है। 2 को 2 से काटो, कहीं पर भी कटपीट ना करो, जितना मिनिमम करके आखिरी में जब तक मल्टीप्लाई ना करना पड़े तब तक ना करो। यहाँ देखो 9 2 11, 4 गया 7 बचा, माइनस की वैल्यू ज्यादा डोमिनेट कर रही थी तो माइनस की वैल्यू लिख दी, दिमाग जरा लगाने ही नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन करो। तो इंसुलेटेड कंडक्टर, इंसुलेटेड मतलब चार्ज उसके पास है नहीं, ठीक है। आर चार्ज, अब उनका चार्ज नहीं, चार्ज कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, तो उनके सरफेस में जाएगा, फ्लो तो करेगा नहीं। चार्ज बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कंडक्टर टू, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज प्रोड्यूस। सिंपल है, तुम्हें क्या लिखना चाहिए, दो प्लेट जैसे हमने बताई थी उसकी जगह 2 कंडक्टर आ गया, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस यानी दोनों पे चार्ज क्या होगा, एक प्लस के एक माइनस के, सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज 100 वोल्ट। आगे इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसफरिंग, क्या है भैया, ये आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, फ्रॉम वन चार्ज निकालना होगा जिसको मल्टीप्लाई करोगे 1.6 × 10⁻90। अगर इसको नहीं आता, जब मैंने कहा कि मैंने 6.25 मैंने आपको क्या दिया पता है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आई हैव ट्रांसफर्ड टू गेन द चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन मैंने ट्रांसफर किए। तो अगर मुझे चार्ज को पूछेगा तो क्वांटाइजेशन के फॉर्मूले से Q = me होता है, आई हैव टू मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻, तब जाके मुझे चार्ज मिले, ठीक है, फ्रॉम वन कंडक्टर टू द अनदर, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम विल बी, आपको क्या निकालना है, सी। क्वेश्चन आसान है, मेन चीज मैंने सॉल्व कर दी, पूरे क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिर्फ चार्ज नहीं था, ठीक है। C = Q/V करना होता है, ठीक है, Q/V करना है सर, तो Q को छोड़ के बाकी सब तो पता ही है। V कितना है 100, और ये हमने N × E तुमको बता दिया, N कितना है 6.25 10 पावर 15, ये हो जाएगा 1.6 10 पावर -19, 15 19 बचेगा क्या, माइनस का 4, तो आ जाएगा नीचे 100, ठीक है। ये भी ऊपर आ जाएगा, आ जाएगा माइनस का 6, 10 पावर -6 आ जाएगा। 6.25 × 1.6 कर लो, डेसिमल हटा के कर लो, तब भी आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई, अब आखिरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आंसर आ रहा है, 625 नहीं आएगा बेटा, गलत कर रहे हो, आएगा 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रो, जाके चेक करो, कैलकुलेशन करो। पता है एक चीज, ये मैं बता दूं कैसे आंसर आएगा, ये मैंने सिखाया था जब मैंने तुम्हें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था, उसमें मैंने जानबूझ करके 10 कूलम दिया था,
याद आ रहा है मुझको? 10 कूलम को मैंने तोड़ करके फिर n निकालने की वजह 6.25 करके आया था आंसर। तो जाकर के वापस से रिवर्सल करना, यहाँ 16 दिख रहा मुझे, यहाँ 625 दिख रहा है। और यहाँ पर सबसे मजे की बात क्या, मुझे दोनों में क्या दिख रहा है पता है? मुझे दिख रहा है कि भैया दोनों में 2 का टेबल चल रहा है, और ये -90 इसको नीचे फेंकता जाऊंगा, 2 से डिवाइड होता जाएगा, आखिरी तक जाएगा, आंसर निकल के चला। तो समझ में आ नहीं रहा है जिसको, उसके लिए ये है कि घर में जाइए और टेबल पढ़ना सीखिए। इसको लिख दूंगा 625, इसको लिख दूंगा 16। कितने डेसिमल प्लेस निकाले? 1 2 3। तो क्या करूंगा मैं? डिवीजन में लेके जाऊंगा ना, तो डिवीजन में जाएगा तो इसका नीचे मतलब आ गया 10 की पावर 3, 1000 गुणे 100। समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो 1/10 होता है 0.1, 0.1 को 1/10 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं। समझ में आया? तो 2 डेसिमल प्लेस हटाया तो 2 जीरो बढ़ा दिया, फिर एक इसका हटाया 1 जीरो बढ़ा दिया, 1000 बन गया। ठीक है, और ऊपर कितना था? ये 15 ये 19, कितना हो जाए? 10 की पावर माइनस, करो यार 2 का टेबल पढ़ना शुरू करो, कर डालो जो करना है। ठीक है, ये देखो 4 चौक 16, 25 चौका 100, और 25 25 से 625। ठीक है, ये देखो 25 चौका 100, लो 40 आ गया। ये देखो, ठीक है, ठीक किया ना मैंने सब कुछ? कुछ तो गलत नहीं? कुछ तो गलत है, लोचा है कुछ, कहीं कुछ गलत है। ठीक है, परफेक्ट आंसर है, गलत हो ही सकता, आप गलत कर ही नहीं सकते। आप देख नहीं पा रहे तो हमारी गलती थोड़ा ना। हमने क्या बोला था? 10 माइक्रोफैरेड ना, उतना ही आएगा। देख ही नहीं पा रहा, मेरी गलती है, ये कट गया भैया चीज है ना। ये 10 क्या आया था? 10 टू द पावर 1 इंटू 10 पावर -4 डिवाइड बाई कितना है? 10। ये किसकी यूनिट क्या होगी? 10 पावर -5 फैरेड होगी ना भैया, फैरेड होगी कि नहीं होगी? माइक्रो के लिए क्या होना चाहिए था? -6, -6 होना चाहिए था ना। अभी -6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 का मल्टीप्लाई और 10 का डिवाइड करो, और डिवीजन वाला ऊपर आएगा 10 इंटू 10 पावर -6, बनेगा कि नहीं बनेगा? यार ये तो देखो ना, 10 इंटू 10 पावर डिवाइड बाई 10, और ये क्या है? फैरेड। नीचे वाला ऊपर आएगा 10 की पावर -6, खुद में माइक्रो होता है। ये माइक्रो का मतलब क्या है? 10 की पावर -6। तो आंसर तो 10 की पावर -5 फैरेड ही आएगा ना भैया। ये कन्वर्टेड फॉर्म में लिखा हुआ, देख रहे हो? आंसर ले आके भी टिक नहीं कर पाओगे। आंसर तुम्हारा आ गया, फिर भी तुम ढूंढते रहोगे यार वो आंसर ही नहीं मिल रहा। तो इसमें भी क्या है? सिंपल, 10 की पावर -5 फैरेड आंसर आया तुम्हारा, ऑप्शन में दिया हुआ है 10 माइक्रो फैरेड, और उसमें एक ही ऑप्शन नहीं था जो कि 10 की पावर -5 फैरेड को लिखा हो। तो क्या किया है? सिर्फ बैलेंसिंग, ये बेसिक मैथ का काम, सब कचड़ा हो जाता है मेहनत करके। तो ये हो गया, ठीक है। इसको वापस जाके देखना 2 बार कि यहाँ क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो एक्चुअली सिर्फ आपको बैलेंसिंग का चीज सीखना था कि हमने जितना मल्टीप्लाई किया उतना ही डिवाइड कर दिया। और माइक्रो बनाने के लिए 10 की पावर -6 होना चाहिए, तो नीचे वाले 10 को ऊपर लेकर के आते हैं, -5 और -1 मिल जाएगा, क्या बन जाएगा? -6। अब आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड। अब उस -6 को मैं यहाँ इसी लाइन पे लिख दे रहा हूँ, उसी -6 को मैं लिख सकता हूँ माइक्रो। तो क्या बनेगा? 10 माइक्रो। ये हो गया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बच गए दिन लोग, है ना। हम सोचे थे एक क्वेश्चन है। चलिए अब अगली क्लास में कंटिन्यू करें।